नमस्कार दोस्तों। जब कोई डरता है और लालच में फंसता है तो वो कुत्ता बन जाता है। जब किसी को डराया जाता है तो वो मजबूर हो जाता है, और जब कोई साहस से बोलता है तो डराने वाला खुद डर जाता है। जब मोहब्बत से आप किसी को गले लगा लेंगे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। जी हां, कुछ ऐसी ही स्थिति है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के अंदर डर और लालच का माहौल बनाया है। एक तरफ आपको डराया जाता है कि यदि आप सरकार से कोई सवाल करेंगे, कुछ पूछेंगे, कोई सवाल खड़ा करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, और यदि आप सरकार के हिसाब से चलेंगे, मोदी के हिसाब से चलेंगे, तो जो होता है होने दो, आपको फायदा मिलेगा। बस यही समस्या है, और इसीलिए अब हरियाणा के लोग कहने लगे कि यह बीजेपी नहीं, बर्बाद जनता पार्टी है। बीजेपी पार्टी का बी से बर्बाद, जे से जनता परेशान। वो तो पहले ही कह रहे हैं, उनका कोड वर्ड ही है बर्बाद जनता परेशान। तो ऐसी सरकार को कौन बनाएगा, कौन रखेगा? अब की बार जमुना पार है बीजेपी। 10 और 12 सीट आ जाएं तो आ जाएं, नहीं तो सुफड़ा साफ है। हरियाणा में आ गई कांग्रेस। बर्बाद जनता पार्टी क्योंकि इसने सबकी बर्बादी की। इसने छोटे मध्यम व्यापारियों को बर्बाद किया है, उद्योगों को बर्बाद किया है, इसने रोजगार को बर्बाद किया है, इसने किसानी को बर्बाद किया है, इसने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, इसने छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है, इसने बेटियों को बर्बाद किया है, और इसने पूरे घर को बर्बाद किया है, समाज को बर्बाद किया है, प्रदेश को बर्बाद किया है, और देश को बर्बाद किया है। जी हां, यह बात आपको हरियाणा में कहीं चले जाइए कहने वाले मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। किसी के बच्चे मर रहे हैं अग्निवीर के नाम पे, किसी के यहां हमला हो रहा है कि तुम गौमांस खा रहे हो या गौ हत्या करते हो, किसी के यहां इसलिए हमला हो जाएगा कि तुम दलित हो, किसी के यहां इसलिए हमला हो जाएगा कि तुम मुसलमान हो, किसी से इसलिए दूरी बनाई जाएगी कि ये जाट है, किसी से इसलिए दूरी बनाई जाएगी कि वो सिख है, खालिस्तानी है, और किसी से इसलिए बनाई जाएगी कि ये तो दूसरे वालों के यहां बैठ। यही भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की नीति है। एक घटना होती है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। देश की वित्त मंत्री यानी नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री, कहिए देश की तो वो नहीं है, तो नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जाती हैं कोयम्बटूर। वहां पर वो वहां के व्यापारियों के साथ एक संवाद करती हैं कि आपको टैक्स स्लैब से और उससे कितने लाभ हो रहे हैं। बहरहाल डरे हुए व्यापारी प्रशंसा में बोल रहे होते हैं। तभी एक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चलाने वाले श्रीनिवास खुल के बोलते हैं, कहते हैं मैडम, बड़ी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, कि मैडम जीएसटी आप ले आई हैं, किसी चीज पे इतना, किसी चीज पे इतना, किसी चीज पे इतना, समझ ही नहीं आता, कंप्यूटर तक फेल हो जाता है। क्या करें, इससे कारोबार बर्बाद हो रहा है। எங்களுக்கு ஒரே ஒரு இஷ்யூ தான் மேடம், அது உங்க பக்கத்தில் இருக்கிற எம்எல்ஏ எங்களுடைய ரெகுலர் அன்னபூர்ணா கஸ்டமர், வரப்பெல்லாம் சண்டை போடுறாங்க.
அந்த அம்மா கடையில. ஏன்னா எங்களுக்கு நீங்க ஸ்வீட்டுக்கு 5% வச்சிருக்கீங்க ஜிஎஸ்டி, இன்புட் கொடுக்குறீங்க. ஃபுட்டுக்கு 5% வச்சிருக்கீங்க, இன்புட் கிடையாது. இந்த காரத்துக்கு 12% வச்சிருக்கீங்க. அடுத்தது பேக்கரியில பாத்தீங்கன்னா பிரெட்டும் பன்னும் விட்டுட்டீங்க. மீதி எல்லாத்துக்கும் அப் டு 28% வச்சிருக்கீங்க. இந்த அம்மா வர வேண்டியது, ஜிலேபி சாப்பிட வேண்டியது, அடுத்தது காஃபி கொடுக்கணும், காரம் வேணுங்கிறது. காரத்துக்கு 12ன்னு சொன்னா உடனே சண்டைக்கு வர்றது. இது டெய்லி எங்களுக்கு நடக்குது பிரச்சனை. ஒரே பில்லுல ஒரு ஃபேமிலிக்கு டிஃபரெண்டா ஜிஎஸ்டி போட்டு கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு பன்னுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது, பன்னுக்குள்ள ஒரு கிரீம் வச்சுட்டா அதுக்கு 18% ஆயிருது. கஸ்டமர் என்ன சொல்றாரு, நீ கிரீமையும் ஜாமையும் கொண்டா நானே வச்சுக்கிறேன். கடை நடத்த முடியல மேடம். அதனால ஒன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஜாஸ்தி பண்ணிருங்க. இல்லைன்னா இன்னொன்னு, இதே அம்மா உங்க எம்எல்ஏ அம்மா தான் இதெல்லாம் பண்றதுங்க. அவங்க எங்க தொகுதியில் இருக்காங்க. கடையில வடநாட்டுல அதிகம் ஸ்வீட் சாப்பிடுறாங்க, அதனாலதான் அம்மா இங்க அதுக்கு 5%, காரத்துக்கு 12 பண்ணிட்டாங்கிறாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, அப்படியெல்லாம் இல்ல. தமிழ்நாட்டுல ஸ்வீட், காரம், காஃபி அப்படிதான் போகும். அதனால தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க மேடம். ஸ்டேட் வாரிய டாக்ஸ் போடுறது இல்லைங்க. இல்லைங்க மேடம், இந்தியா பூரா சேர்த்து நீங்க ஏத்தி விட்டாலும் சந்தோஷம். சார் ஒரே மாதிரியே பண்ணுங்க, தனித்தனியா வைக்காதீங்க. ஏன்னா வீடு ஒரு ஃபேமிலி கம்ப்யூட்டர் திணறது மேடம் பில் போடுறது. அது அந்த ஜிஎஸ்டி ஆபீசருக்கு இன்புட் கிரெடிட் எடுக்கிறப்ப ஒரே கிச்சன்ல தான் எல்லாம் பண்றாங்க. இன்புட் எடுக்கிறப்ப அதே கேஸ், அதே ஸ்வீட் மாஸ்டர், அதே கடலை மாவு, அதே மைதா மாவு, இன்புட் எப்படி மேடம் எடுக்க முடியும்? அதுல ஆபீசர்ஸ் திணறிடுறாங்க. அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும் நம்ம. बस इतना था तो मैडम तो आज तानाशाह की सबसे खास है, तो वो ठहाका मारने लगी। बहरहाल वो तो ठहाका मार रही थी, वो बेचारा यह कह रहा था। तब शाम तक उसके यहां कुछ ऐसा हुआ कि समझ में आया कि ठहाका क्यों मार रहे, और शाम तक वो तमाम जगह से सिफारिशें करा के उनके पास पहुंचा। मैडम माफ कर दीजिए, मैडम गलती हो गई, अपनी पत्नी के साथ पहुंचा, माफ कर दिए, मेरे बीवी बच्चे सब मर जाएंगे मां। और इसका भी वीडियो बना लिया जाता है उसे जलील करने के लिए। देखो, कोई यदि सवाल करेगा तो यह होगा। यह है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों का घमंड है। यह हालत है। बहरहाल डराओ, इतना डराओ कि डर में कोई बोले नहीं कितना टैक्स पड़ रहा है, जीएसटी के कितने स्लैब हैं। किसी से पूछो, शायद पता ही नहीं हो। मैंने पूछा तो 1% से लेके 40% तक जीएसटी पड़ती है। 40% भी जीएसटी मैं पहली बार खुद जाना। बहरहाल 9 स्लैब है। उन 9 स्लैब का जानने के बाद मुझे लगा इन्होंने तो कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, तो 1 नेशन 1 टैक्स तो कहीं नहीं है। कितने तरह के टैक्स हैं आप जोड़िए। जीएसटी आपको पड़ता ही है, सर्विस टैक्स आपको पड़ता ही है, इनकम टैक्स आपको पड़ता ही है। उसके अलावा आपको हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, और इसके अलावा छोटे छोटे से ऐसे गिनते चलिए, इतने टैक्सेस हैं, इतने सेस हैं कि आप उन्हें गिनते गिनते और उनको समझते समझते आपकी जिंदगी निकल जाएगी। इस टैक्स के आतंकवाद में आपको फंसा दिया गया, और इसमें सिर्फ आपको फंसाया गया है, मिडिल क्लास और गरीब वर्ग को फंसाया गया है। जो राहुल गांधी कहते हैं बार बार कि 90% को सिर्फ फंसाया गया, वो जो 10% है इनके वाले, उन्हें मुनाफा मिलता है, और जो इनके खास वाले 1% से भी कम है, उनको, उनके लिए तो ये वरदान है, वरदान की तरीके से। ये वो सरकार कर रही है जिसने छोटे लघु मध्यम उद्योगों की पीठ तोड़कर रख दी है। ये वो उद्योग है जिनके पास कोई चारा नहीं है।
इन पर आपने नोटबंदी का कहर ढाया, इन पर आपने टैक्स टेरर बरसाया, इनके ऊपर आप रेड करते हैं, इनके ऊपर आपने गलत जीएसटी लागू करके इनके कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन को भी बढ़ाया। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो आप लाल कालीन बिछाते हैं, उनके लिए तो आप जी हजूरी में सर झुका के खड़े रहते हैं, बाहें खोलकर खड़े रहते हैं। अडानी हो, फिर देखिए 10 कंपनी खरीदनी थी अडानी जी को, उनकी कुछ आर्थिक समस्याएं थी, सरकारी बैंकों में उनका 67,000 करोड़ बकाया था, खरीदनी मोदी जी के मित्र अडानी को थी। बैंकों ने कहा कोई बात नहीं, डिस्काउंट पर अडानी जी ने खरीद ली। 67,000 करोड़ देना था, 16,000 करोड़ से कम दिया। 74% नुकसान इस देश के सरकार की बैंकों ने झेला, चूना लगाया गया उनको। इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया, आपका अभी भी 30% बना हुआ है, और उसके ऊपर सेस वगैरह लगाकर। और इस तरह का स्लैब बनाया गया है कि आपकी जब बहुत ज्यादा आमदनी होगी तो आपका टैक्स कम हो जाएगा। तो इस तरह से किया, इनके तमाम टैक्स कम किए गए, आपके टैक्स बढ़ाए गए। उनके अडानी ने 10 सरकार की कंपनियां खरीदी और उसे उन्होंने औने पौने दाम पे, अब आप सोचिए, और जो पूरा उन पर कर्ज था वो मर गया, यानी आपका डूब गया। यही ये करते, तो आपको डराएंगे, उनके आगे मत्था टेकेंगे। जय इनका सच। इसी तरीके से इस देश के अल्पसंख्यकों को डराते हैं, उनके खिलाफ तमाम साजिशें रचते हैं, हमले करते हैं। लेकिन अब उनके भी समझदारी आने लगी और वो समझने लगे, क्योंकि राहुल गांधी ने यह बात बड़े स्पष्ट तरीके से कही, मोहब्बत नफरत की काट नफरत नहीं है, नफरत की काट मोहब्बत है। तो मोहब्बत की स्थिति यह होती है कि राहुल गांधी के कहे अनुसार जब शिमला में, संजौली में हिंदू समुदाय के लोग हमला कर देते हैं तो सरकार ढाल बन के खड़ी हो जाती है, उन्हें बचा लेती है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं नहीं, हमारे यदि भाइयों को हमारी इससे तकलीफ है तो हम इसी को हटा देते हैं। और वो नगर आयुक्त के यहां जो मुकदमा 14 साल से पेंडिंग था, एफिडेविट देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि आप हमें अनुमति दें, जिस पर इन्हें विवाद है, जिसे ये अवैध कह रहे हैं, हम उसे खुद तोड़ देंगे। उनसे पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे हो, डर के कारण? उन्होंने कहा नहीं, मोहब्बत के कारण। हम नहीं चाहते हैं कि मोहब्बत खत्म, प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। हमने साथ दिया है तो यह होता है। उधर यह जब शांत हो जाता है तो भाजपा बेचैन हो जाती है, तो मंडी में विवाद खड़ा कर देती है। वही मंडी जहां से वो मंडी वाली कंगना रनौत जीती है, तो वो कंगना के उसमें वहां पर वो फिर एक आज जुमे की नमाज के दौरान बवाल क्रिएट करते हैं। और जब वहां बवाल क्रिएट करते हैं तो वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग बात करते हैं, कहते हैं बताइए क्या किया जाए। तो जिन 2 मंजिलों को लेकर विवाद होता है वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें टाइम दे दीजिए, हम खुद ही उसको तोड़ देंगे। उन्हें 30 दिन का टाइम दे दिया जाता है। इस पर भी ये बवाल करते हैं, तब फिर पुलिस उन्हें खदेड़ती है। तो यह समझ लीजिए कि ये इतने डरपोक, तो वहां महिलाएं कहती हैं कि हमें उससे जो पुराने लोग हैं उनसे तो नहीं, लोग जो बढ़ रहे हैं उससे खतरा है। यानी इतना डराया गया है जनता को कि नहीं, ये लोग तो तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए ये सब हो रहा है, और कोई वजह नहीं है, यह वजह है। बहरहाल यह होता है। उधर ये खुद कितने डरपोक हैं इसका उदाहरण देख लीजिए। विदेश मंत्री ब्रिक्स के सम्मेलन में जाते हैं और उसमें वो बात करते हैं, उनसे सवाल होता है कि ब्रिक्स क्यों बना, तो कहते हैं आपने हमें उसमें G7 में नहीं लिया इसलिए बना। और ब्रिक्स में है कौन कौन? चाइना है और दूसरे देश हैं। तो कहते हैं चाइना के साथ हमारे 70% मामले सॉल्व हो गए। खुद इतना डरते हैं चाइना से, कहते हैं सब सॉल्व हो गए।
जबकि चाइना ने के साथ हमारा विवाद एक प्रकार से बढ़ गया है। सॉल्व क्या हुआ है? उल्टा उन्हें हमने 75%, हम ये 10% व्यापार उनके साथ करते हैं तो चाइना हमारे को 90% भेजता है, यानी हमारा व्यापार घाटा उस मुकाबले इतना बढ़ जाता है। तो 75% उनका आयात बढ़ गया है भारत के अंदर। यह किया है इन्होंने, उन्हीं की चीजें खरीद खरीद के, कहीं सेमीकंडक्टर शुरू कर रहे हैं अदानी का, कहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अदानी ने सेमीकंडक्टर पे कब्जा कर लिया। तो भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना, ये कहते हुए नरेंद्र मोदी नोएडा में उद्घाटन करने जाते हैं और स्थिति है, झूठ बोलते हैं कि हाँ इसमें 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार की स्थिति है कि हम सुनते चले आ रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ को मिलेगा, 20 करोड़ मिल चुका होना चाहिए था। हालत यह है कि बेरोजगारी में देश नंबर 1 पे आ गया है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार आबादी हमारे यहां है। तो डराओ, डरवाओ और ये करो, और यही डर ये हरियाणा में दिखाना चाहते हैं, यही डर ये जम्मू कश्मीर में दिखाना चाहते हैं। किसी को यह करके डराते हैं कि मुस्लिम आ जाएंगे, किसी को कहते हैं कि पाकिस्तानी घुस आएंगे, किसी को कुछ कहते हैं और झूठे मनगढ़ंत आंकड़े बताते हैं और ये डराकर हिंसा कराते हैं, नफरत फैलाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा, न डरो न डराओ, यही बात उन्होंने संसद में कही कि प्यार से रहने दो, हर किसी को अपने ढंग से जीने दो। सरकार का काम यह नहीं है, सरकार का काम उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, लेकिन यहां हो उलट रहा है। तो यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि यह सरकार खुद डरी हुई है और दूसरों को डरा के सत्ता स्थापित रखना चाहती है। यह नफरत का खेल चल रहा हो तो आज की डेट में वो डरी हुई है इस देश के मतदाताओं से, क्योंकि मतदाता लगातार भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे हैं और जब भारतीय जनता पार्टी को नकारते हैं तो वो साजिशें रचती, और ऐसी ही साजिशें हर जगह रची जा रही हैं, कोई जगह बाकी नहीं। जय